दो तरीके की इम्यूनिटी, एक एक्टिव इम्यूनिटी है और दूसरी हमारे पास यहाँ पर बच्चों पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। देखो जब मैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करता हूँ तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, When the host is exposed to antigen, मान लीजिए ये मेरा होस्ट, ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंटीजन, खतरनाक, ये सारे क्या है, ये एंटीजन है। तो जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जो है एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग या डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन की फॉर्म में, कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट एंटीजन्स, इन एंटीजन्स के अगेंस्ट में। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है थोड़ी सी स्लो होती है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, शो करने में थोड़ा सा समय लेती है। जो हमारे पास इफेक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, थोड़ी सी कैसी होती है भैया, ये स्लो होती है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं ये बातें आपको बता चुका था। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एलर्जी। आज हमारे को एलर्जी से स्टार्ट करना है ना। एलर्जी हो गया था, एलर्जी नहीं होता, एलर्जी से स्टार्ट करें। अच्छा, वैक्सीन प्रोडक्शन भी मैंने हल्का सा बताया था। चलिए वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, एलर्जी के बारे में बात करते हैं। तो पहले वैक्सीन प्रोडक्शन ले लेते हैं एलर्जी से पहले। देखो वैक्सीन प्रोडक्शन बेसिकली है क्या बच्चों, देयर इज अ टेक्नोलॉजी, दिस इज टर्म्ड एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है, दिस इज कॉल्ड द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, और ये वो टेक्नोलॉजी होती है दैट अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक, यानी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। कहने का मतलब क्या होता है, देखो आर से मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट, ये एक डीएनए है, लेकिन डीएनए के अंदर हम लोगों ने कुछ चेंजेस कर दिए, उसको क्या बोला गया यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला गया है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं पैथोजन का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं जो भी पैथोजन है, जो एक तरीके का प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। तो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, पैथोजन का एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर बना रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, इस मटेरियल की प्रोडक्शन हम लोगों ने कर दी है, ठीक है जी। और ये जो प्रोडक्शन हुई है ये किसके अंदर हुई है, इन बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, या तो बैक्टीरिया के अंदर करेंगे या फिर यीस्ट के अंदर करेंगे। यीस्ट इकलौता एक तरीके का फंगस होता है जो यूनिसेलुलर, किस तरीके से होता है मैं बता देता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल समझना। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, शुगर है। अब किसी को डायबिटीज होती है, शुगर होती है, तो आपको पता है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर पैनक्रियाज के अंदर क्या इंसुलिन की जो प्रोडक्शन हो गई वो कम हो गई, जो शुगर के मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो उस बंदे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अब इंसुलिन हमें पता है कहाँ बनता है, इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज के अंदर। तो मान लो अगर कोई भी पर्सन हमारे पास यहाँ पर एक्स है और उसको अगर डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन इंसुलिन बन रहा है किसके, पैनक्रियाज में, लेकिन इसके पैनक्रियाज में तो बन नहीं रहा। तो हम ये इंसुलिन कहाँ से लेके आएंगे, हमें ये इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब ऐसा कब तक हुआ कि भैया इंसुलिन जो होता है सिर्फ ह्यूमंस के अंदर बनता है और किसी के अंदर बनता नहीं, तो ऐसा थोड़ी होगा हमने किसी ह्यूमन के पैनक्रियाज से इंसुलिन खींचा
और एक्स बंदे को लगा दिया। ऐसा कब तक करोगे, कितने दिन करोगे, 2 4 5 दिन। तो हमने क्या किया, इंसुलिन एक तरीके का आपका प्रोटीन है और इंसुलिन को बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। ये जीन्स होते हैं जो स्पेसिफिकली होते हैं और इंसुलिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो जीन्स इंसुलिन की फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उन जीन्स को क्या कर लिया भाई, एक्सट्रैक्ट कर लिया। उन जीन्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो जीन्स अब किसी तरीके से मुझे बैक्टीरिया के अंदर या फिर यीस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर। तो मैंने देखा ये बैक्टीरिया का डीएनए है। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सेक्शन को कट कर दिया और हटा दिया और यहाँ पर मैंने जो जीन इंसुलिन बनाने वाला है वो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, चिपका दिया। अब ये जो काम हुआ है किसके थ्रू होता है, दिस इज बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए चेंज हो गया। अब ये जो बैक्टीरिया का डीएनए चेंज हुआ है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द आरडीएनए। यही मेरा आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, जिसको मैंने अब ट्रांसफर करवा दिया बैक्टीरिया के अंदर बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। और जब बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवाया तो हमने यहाँ पर हर कोई बैक्टीरिया, हमने जो बैक्टीरिया यहाँ पर लिया उस बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। और ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो 20 मिनट के अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है अपने बनने के बाद। तो सोचो, अब ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करेंगे। अब रिप्रोडक्शन के बाद नए बैक्टीरिया पैदा होंगे और वो जितने भी बैक्टीरिया पैदा होंगे उनके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन से वाला डीएनए है, ये वाला डीएनए जो मेरा आर डीएनए है, जिसके अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन बाय डिफॉल्ट हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं। तो यानी अब जितने भी बैक्टीरिया पैदा होंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या इंजेक्शन है, किसके बच्चों, दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बाकी डिटेल लेवल पे तो खैर है ही, बाकी असली कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट में बेसिकली वैक्सीन बनाई जाती है। So vaccine production by this approach allow large scale production of antigen for immunization. तो बेसिकली लो पावर के बैक्टीरिया ही बनाए जाते हैं, उनका एंटीजन बनाया जाता है लो पावर का, जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है। तो वैक्सीन प्रोडक्शन बाय दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन और इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल है जैसे हेपेटाइटिस बी को जो वैक्सीन होते हैं उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, किससे, यीस्ट से करते हैं। इंसुलिन के लिए हम लोग बैक्टीरिया से करते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन, जिसको हम डिटेल में आने वाले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े। ठीक, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज कॉल्ड द एलर्जी। तो एलर्जीज के बारे में मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जी अनप्लग सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो हमारी बॉडी यहाँ पर रिलीज कर रही है क्या, आईजीई, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, इम्यूनोग्लोबिन की। और हमें क्या करना है, आईजी की प्रोडक्शन को स्टॉप करना है, सप्रेस करना है। So there are some unplugged exaggerated response of the immune system. हमारा जो इम्यून सिस्टम है कुछ अनप्लग्ड रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है टू सर्टेन एंटीजेंस के अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, जो प्रेजेंट है एनवायरमेंट में। दिस इज कॉल्ड द एलर्जी। भाई हमारी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से कुछ है और हमारी बॉडी क्या कर रही है, कुछ अनप्लग्ड सिम्टम्स शो कर रही है, समझ रहे। तो द सब्सटेंस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, वो सब्सटेंस जिनके कारण हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इस तरह के अनप्लग्ड सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है उन्हीं को हम बोलते हैं एलर्जन। यानी जिनकी वजह से एलर्जी हो रही है वो क्या कहलाते हैं मेरे पास यहाँ पर, एलर्जन कहलाते हैं। ठीक है जी। अब इस केस में क्या हुआ, मैंने बताया ना आईजीई प्रोड्यूस हुआ। तो आईजीई प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड कॉमन एलर्जन कौन से होते हैं, जैसे डस्ट है, धूल मिट्टी की वजह से भी होता है किसी को, पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन्स किसी को खुजली उजली हो जाती है, या फिर कोई अगर तेज परफ्यूम या रूम फ्रेशनर यूज करता है नाक में चढ़ जाता है, जैसे छिकम छिक हो जाता है, किसी किसी के होता है, तो ये सब भी होती है। पोलन के कलर होता है, एनिमल डेंड्रफ जो एक तरीके का डेंड्रफ होता है, हमारे में जैसे सिर में डेंड्रफ हो जाता है इसी तरीके से एनिमल डेंड्रफ का एनिमल डेंड्रफ बोलते हैं। तो बेसिकली वो एक तरीके का फंगस होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस। इवन जो आपके सर में डेंड्रफ होता है वो भी एक तरीके का फंगस भी। तो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, स्नीजिंग, शिकम छींक, वाटरी आईज, आंखों में से पानी, रनिंग नोज, बहती हुई नाक, ये सब क्या होते हैं, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। कई बार एलर्जी होती है, कुछ शिकम छींक हो जाता है, वरना आंखों में से पानी होता है। इस तरह के सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, ये नॉर्मल सिम्टम्स है। बाकी कई बार क्या होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से भी कुछ कुछ सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक,
तो ये जो एनर्जी जो बॉडी के अंदर हुई है ये क्यों हुई है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन। क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज होता है और दूसरा रिलीज होता है सेरोटोनिन। तो दो चीजें रिलीज हुई, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। फ्रॉम मस्ट सेल, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एनके सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स होती है ना, मैक्रोफेजेस होती है। इसी तरीके से मस्ट सेल होती है। मस्ट सेल बेसिकली इनको मेस्टोसाइट बोला जाता है और इन्हीं को लेब्रोसाइट भी बोला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे और भी सेल्स होती है, इसी तरीके से मस्ट सेल होती है जो बेसिकली हिस्टामिन और सेरोटोनिन को क्या कर रही है भैया, रिलीज कर रही है। तो हम लोग इनके अगेंस्ट में क्या होता है, कुछ मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, खुजली हो रही है, फोड़े फुंसी हो रही है या रैशेज पड़ रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जो सिक्रेशन है उनके सिक्रेशन को मुझे सप्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ड्रग्स आते हैं लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड। दे क्विकली रिड्यूस सिम्टम ऑफ एलर्जी। चलिए, तो कुछ कुछ जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं, वो ड्रग्स कौन से? एंटी हिस्टामिन। जैसे आप लोग क्या करते हैं, वो एविल की गोली आती है या सिट्रिजिन की गोली आती है, वो एक तरीके की एंटी हिस्टामिन ही होती है भाई। ठीक, एंटी हिस्टामिन है, एड्रेनालिन है और स्टेरॉइड। दीज आर द ड्रग्स। अभी जैसे आपको पता है कुछ कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन लोगों ने खूब लिया कोरोना के टाइम पर, है ना, लेकिन इनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी थे थोड़े थोड़े, आप लोगों ने ये भी देखा था। तो दे क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी के सिम्टम्स को बहुत जल्दी तरीके से क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है। मतलब ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, नहीं ऑटो यानी ऑटोमेटिकली अपने आप, इंटरनल सिस्टम इम्यूनिटी आपको पता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर क्या होता है, मेमोरी बेस्ड, देयर इज अ मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो है ही, लेकिन वो कैसी है, मेमोरी बेस्ड है। नाउ देयर इज अ मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल। क्या करती है, डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल। ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर देती है। ठीक है जी, जो फॉरेन सेल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स और सेल्स फ्रॉम सेल्फ सेल। जो हमारी बॉडी की खुद की सेल होती है, उससे डिस्टिंग्विश कर लेती है, पता चल जाता है कौन सी हमारी बॉडी की सेल है और कौन सी जो है पैथोजेनिक सेल है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, कई बार क्या होता है, ड्यू टू सम जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्फ। बॉडी कई बार क्या करती है, अपनी ही सेल्स को अटैक करने लगती है, एंड दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी सेल्स। और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ऑटो इम्यूनो डिसीज। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटो इम्यूनो डिसीज बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है मेरे पास, आप लोगों ने बीमारी पढ़ी होगी आर्थराइटिस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, और दूसरा एमएस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे भी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर भी, और इस लाइनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जो मल्टीपल जॉइंट पेन्स होते हैं हमारी बॉडी के,
लगभग सारे ही पॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, पेन होता है, और रिमोटॉइड आर्थराइटिस होता है। बात नंबर 1। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर सीधा अटैक होता है सीएनएस के ऊपर, ऑप्टिक नर्व के ऊपर, अटैक ऑन सीएनएस एंड ऑप्टिक नर्व, जो विजन के लिए होती है। तो सीधा का सीधा यहाँ पर सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर और ऑप्टिक नर्व के ऊपर यहाँ पर अटैक होता है बच्चों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। तो पुराने में भी आपने ऐसे बहुत सारे लक्षण सुने होंगे, ब्लैक फंगस में ऑप्टिक नर्व काम कर गई, दिमाग के ऊपर असर है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्यून सिस्टम होते हैं भैया, जो इन सारी चीजों से बचाते हैं। इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होते हैं, तो सबसे पहले तो आता है यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन इनके अंदर आते हैं, फिर लिम्फोइड टिश्यू है, जी सुना होगा आप लोगों ने। फिर आती है टी सेल्स एंड बी सेल्स, और फिर आते हैं एंटीबॉडी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, ब्लड ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसी तरीके से एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, लिम्फ फ्लो होता है लिम्फ वेसल्स के। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं कुछ कुछ, और हमारी बॉडी के अंदर भैया यहाँ पर लिम्फ टिश्यू होते हैं बेटा। तो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होता है। तो जो लिम्फ होता है वो भी एक तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करते हैं, पैथोजेंस को ट्रैप करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ले आते हैं जहां पर हमारी लिम्फ वेसल्स इंटरसेक्ट कर रही होती है, जहां पर लिम्फ टिश्यू होता है जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, और वहां ला करके पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं, किल कर लेते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं। फिर टी सेल्स बी सेल्स के मैकेनिज्म के बारे में बता, और हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों, एंटीबॉडीज यहाँ पर यूज करते हैं, एंटीबॉडी रिलीज होती है। तो जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का खुद का, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है बेसिकली टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन एजेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देम एंड रिमेंबर देम, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना और उस एनकाउंटर को याद रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस पैथोजन के साथ मुकाबला हो तो उससे लड़ सके। इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही मेन रोल अदा करता है किस चीज के अंदर बच्चों, एक तो एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पेक्ट से हमारा इम्यून सिस्टम ही काम देता है, ऑटो इम्यूनो डिसीज के अगेंस्ट में, और तीसरी चीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिस्पेक्ट। तो तीन चीजों के ऊपर काम कर रहा है, मैंने बताया। तो किसके ऊपर भैया, यहाँ पर जो हमारी ऑटो इम्यूनो डिसीज होती है उनके अगेंस्ट में काम कर रहा है, ठीक है, एलर्जी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, और तीसरी चीज जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो सोचो हमारी बॉडी का जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है वही काम कर रहा है इसके लिए, वो इसको सस्टेन करवाना चाह रहा है, वो इसको यहाँ पर क्या करवाना चाह रहा है बच्चों, मैनेज करवाना चाह रहा है। देखिए अब जो अगला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तो मैं आपको बताऊं कि हमारे अंदर देखिए जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, ये लिम्फ वेसल्स होती है जिनके अंदर लिम्फ फ्लो हो रहा होता है, देखो इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर बनता है बच्चों लिम्फ नोड, ठीक है जी। तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती है इनके अंदर जो फ्लो होने वाला लिम्फ होता है पैथोजन को ट्रैप करेगा, और ट्रैप करके यहाँ ले आता है, और यहाँ ला करके उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। तो बढ़िया है हमारे लिए तो भैया ही, ठीक है। तो एक तो आता है मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बच्चों, सबसे पहले है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, बोन मैरो, एक तो बोन मैरो होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कोड है, उसी के ठीक नीचे बोन मैरो होता है। तो वो भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और मैं आपको बता दूं कि ब्लड को बनाने वाली स्टेम सेल
ब्लड को बनाने वाली ब्लड मदर सेल हमारी बॉडी की स्टेम सेल जो होती है, ब्लड मदर सेल होती है, वो बोन मैरो में ही प्रेजेंट हो। अगर आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड बन जाएगा, कहाँ पर बनेगा? बोन मैरो में। आपने देखा होगा मूवी में क्रिश 3 के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करना चाह रहा था काल, इसका क्रिश का, इसके बच्चे का। क्यों? वो क्योंकि बोन मैरो के अंदर उसके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लोअर लिम्स थे, कमर से नीचे ब्लड नहीं बनता था, सर्कुलेशन नहीं होता था। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, बोन मैरो चाहता था। उसके बाद थाइमस, थाइमस ग्लैंड है ना जी। यहाँ दोनों लंग्स के बीचों बीच यहाँ पाया जाता है हमारा क्या हार्ट होता है, उसके ऊपर थाइमस ग्लैंड होता है, फिर थाइमस बोन होती है। तो जो थाइमस ग्लैंड होता है बच्चों, ये भी एक तरीके का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। क्या होता है इन दोनों के अंदर? क्यों इनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोला गया है? बिकॉज देयर इज अ प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही है, जो लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है? इन्हीं के अंदर हो रही है। तो हमने इनको यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोला है। ठीक है। फिर आते हैं जी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन टॉपिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं खास, ऐसा बातें बता दी वो आपको याद रखनी है, और असली चीज यही होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आते हैं। अब बच्चे इनको इजी में लेके टरका देते हैं, और यही बाद में तुम्हारे एग्जाम में नंबर सरका देते हैं, समझे? तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है स्प्लीन, जो हमारी बॉडी में से वेस्ट सेल को निकालने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने टॉन्सिल, यहाँ पर होता है। तो टॉन्सिल सेल्स भी एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कई बार जो गले आ जाते हैं उनको टॉन्सिल बोल देते हैं, वो अलग चीज। हाँ, लेकिन ये सेल्स वहीं पर होते हैं। लिम्फ नोड, जो मैंने अभी आपको बताया, लिम्फ नोड भी हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कुछ पैच होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ठीक है जी, इनको बोला जाता है पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पेयर्स पैचेस होते हैं भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पर प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाते हैं। फिर अपेंडिक्स है, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब इनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्यों बोला गया है भैया? इनको क्योंकि आपकी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन मैच्योरेशन वहां पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर होता है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। देयर इज अ proliferation and differentiation. So there is a proliferation and differentiation of lymphocytes. किसकी होती है भैया? lymphocytes की। lymphocytes की proliferation differentiation। proliferation differentiation से मतलब होता है रैपिड इंक्रीज रिप्रोडक्शन। धुआंधार तरीके से बहुत सारी सेल्स बन जाती है, बहुत सारी lymphocytes बन जाती है, यानी कि प्रोलिफरेशन हो गया। डिफरेंशिएशन मतलब कि यहीं पर ही हमारे पास मैच्योर हो गई। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया बोन मैरो, तो बोन मैरो एक मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, क्योंकि जितनी भी ब्लड सेल्स होती है इवन इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स भी यहीं पर प्रोड्यूस होती है। भाई जब ब्लड सेल्स यहाँ पर बन रहे तो ऑब्वियसली बात है डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारे पास जो आपकी ग्रेनुलोसाइट्स होती है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, तो एक ग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट्स होती है, तो यहीं तो बनती है। जब ब्लड सेल बने तो वो भी यहीं पर बने। थाइमस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच एक बायलोब स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, जहाँ पर जितनी भी ब्लड सेल्स होती है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स वगैरह थी, यहाँ पर वेस्ट बोन के नीचे होती है, मैच्योर होती है। ठीक। फिर दो तरीके की सेल्स बनती है भैया यहाँ पर लिम्फोसाइट। एक तो मेरे पास बी सेल है, दूसरी मेरे पास टी सेल है। बी सेल बी लिम्फोसाइट, टी सेल टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती है, मैच्योर होती है बोन मैरो में, जबकि टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती तो है लेकिन मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समझे भाई? थाइमस ग्लैंड में यहाँ पर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया स्प्लीन है। तो स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी पैनक्रियास से ऊपर स्टमक के ठीक नीचे होती है। और हम लोग क्या देखते हैं, इसी स्प्लीन के अंदर जितनी भी आरबीसी होती है डेड होती है ना,
जितनी भी आरबीसी डेड हो जाती है, डेड होने के बाद स्प्लीन में जाती है, स्प्लीन उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसके अलावा स्प्लीन का एक और फंक्शन होता है, इसी स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट सेल, जो क्या करती है, किल कर देती है बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। ठीक है भाई। उसके अलावा यही जो स्प्लीन होता है, मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी में मैंने आरबीसी का बता दिया, लेकिन बॉडी में और भी तो बहुत सारी सेल्स होती है जो डेड हो जाती होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने ऐसे मारा, तो बाय डिफॉल्ट हल्की सी चरमराहट मची है, मुश्किल से 10 या 15 सेकंड की, लेकिन यहाँ पर ऐसा करने से कुछ सेल्स डेड हो गई, ये कंफर्म। सर ऐसी भी हो जाती है, कर आँख खोल के यहाँ पे मामूली मार के देखो, पता चल जाएगा डेड होती है नहीं होती है। तो डेड हो गई, अब ये कहाँ जाएंगी, यहाँ पर तो नई सेल बन गई, लेकिन ये सारी जाती है स्प्लीन के अंदर। तो हमारी बॉडी में से डेड सेल्स को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, स्प्लीन है, उसके अलावा और भी सिस्टम होते हैं। तो ये स्प्लीन करता क्या है, बेसिकली जितनी भी सेल्स डेड हो जाती है, इट एक्ट एज अ फिल्टर, इट एक्ट एज अ फिल्टर, ये फिल्टर की तरह काम करता है ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ब्लड के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलते हैं उनको ट्रैप कर लेता है। तो हमारे लिए स्प्लीन यहाँ पर बेनिफिशियल है, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। स्प्लीन आल्सो सर्व एज द लार्ज रिजर्वोयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स मतलब कि आरबीसी, आरबीसी का टेक्निकल है यहाँ पर इराइथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पर लिम्फ नोड बताया, लिम्फ नोड मैंने बता दिया स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर लोकेटेड होती है अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम के साथ में लिम्फेटिक वेसल्स है। तो इन्होंने पूरा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम बना दिया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेंगे और फॉरेन माइक्रोब्स को भी, और सूडोपोडिया निकालेंगे, सूडोपोडिया की मदद से क्या करेंगे, जिसको पूरा का पूरा यहाँ पर इंगल्फ कर जाते हैं। तो जो भी एंटीजन है, जो भी पैथोजन है, उसको ट्रैप करेंगे इनटू द लिम्फ नोड, और रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन और लिम्फोसाइट। जब ट्रैप कर लेते हैं तो एक्टिवेशन होता है किस चीज का जी, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का यहाँ पर होता है। एंड ये क्या करती है जी, कॉजेज इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, अपने दोस्तों को बुलाएंगे और इन सबको क्या कर देंगे जी, किल कर देंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म टॉपिक एक और बता दो, दैट इज द माल्ट। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 100% सीबीएसई 2021 में और 22 में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम होते हैं तो, जो पूरी उम्मीद है होंगे इस बार बोर्ड के पेपर। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्यूब वाली स्ट्रक्चर होती है, जितनी भी डक्ट वाली स्ट्रक्चर होती है, जैसे मान लो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, माउथ माउथ नोज से शुरू हो जाती है और मिल जाती है पूरी नीचे तक जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, फूड पाइप यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो जेनिटल ट्रैक्ट होती है ना, जहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, चाहे विद रिस्पेक्ट टू मेल हो चाहे विद रिस्पेक्ट टू फीमेल हो। तो यहाँ पर इनके अंदर क्या होता है बेटा कि म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस की एक बेसिकली लेयर होती है जो पैथोजेंस को ट्रैप करने में हेल्प करती है, और इसी म्यूकस के अंदर 50% लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। तो इसी वजह से पैथोजन को क्या कर लेती है बच्चों, ये ट्रैप कर लेती है। इवन इन्हीं म्यूकस के अंदर एंटीबॉडीज भी पाई जाती है, एंटीबायोटिक्स का काम करती है, जो अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, कोई जख्म हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, उसको ठीक करने में भी हेल्प करती है। जैसे गाय वाय कुत्ते कुत्ते देखोगे अपनी चोट को जीभ से चाटते रहते हैं, ठीक है जी। तो उनके जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर इस तरीके का लिक्विड होता है, म्यूकस होता है, जो बेसिकली क्या करता है भैया, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, वहां पर किसी तरह के जर्म्स बैक्टीरिया को नहीं पनपने देगा, उसको ठीक करता है। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी म्यूकस कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि म्यूकस के अंदर मैं आपको बता दूं एसोसिएटेड होते हैं लिम्फोइड टिश्यू, MALT, यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू जब आपका एंटीबॉडीज का काम करेगी, तो located within the lining of major tract, respiratory tract, digestive and urinogenital tract, and it constitute 50% of lymphoid tissue। देख लीजिए भैया इसको।